नमस्ते दोस्तों, मैं भारतीय बोले। आप देख रहे हैं भारत का टॉप एजुकेशन चैनल। तो आज हम हिंदी व्याकरण में प्रथम चैप्टर जो भाषा रहता है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? यानी दोस्तों, जो अपनी भाषा है तो उसके बारे में अपन जानेंगे बहुत गहरे से। तो एक एक क्रम से जानेंगे और बहुत ही तटस्थ होकर आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी, क्योंकि जो एक बार देख लेगा फिर उसको एक चैप्टर यानी भाषा क्लियर हो जाएगी। तो अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा दोस्तों, भाषा वह साधन है। साधन, आप साधन जानते होंगे। बिना साधन के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हमारे जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, पैर भी हमारे एक प्रकार से हम साधन कह सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने साधन से ही जाते हैं। भले ही आपकी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, या अगर वो भी ना हो तो अब हम अपने पैरों का इस्तेमाल करके यानी पैरों का प्रयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। तो इसमें भी अपन साधन का प्रयोग करते। तो यहाँ भाषा साधन शब्द आया है, तो उस साधन शब्द की मैंने थोड़ी साधन शब्द के बारे में मैंने बताया। तो आगे पढ़ते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा को देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी अपने शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। ये तो मेरी शब्दों में परिभाषा हो गई, और लिखित शब्दों में यही परिभाषा कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वह भाषा कहलाती है। अब दोस्तों, दूसरे शब्दों में दिया है तो कोई एक कर लेना, आप बार बार इतनी नहीं पढ़ना, नहीं तो हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं। वो तो यहाँ इसलिए दी रहती है कि समझने के लिए कि दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, सरल शब्दों में ये कहते हैं। तो जो प्रथम है कौन, देखो मैं आपको गुलाल लगा देता हूँ। देखो यहाँ से और यहीं तक रहने देना भाषा की परिभाषा, यानी आदान प्रदान करते हैं या करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसलिए दी है क्योंकि आपको समझने के लिए और उसमें गहरे जानने के लिए। तो इतने पढ़ेंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो यहीं तक, और जो अभी भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं तो वो और आगे इनको भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि दूसरे शब्दों में है जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें, यानी और दूसरे के भाव को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। यानी वही बात हमने कह दी जो पहले कह चुके हैं कि यानी लिखित और मौखिक रूप से समझा सकें उसे हम भाषा कहते हैं। तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को, भाव यानी होते हैं अपने विचार, अपनी बात को कैसे हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें उसे हम कहते हैं भाषा। तो कैसे पहुंचा सकते हैं? वो अपन बोलकर पहुंचा सकते हैं, वो अपन लिखकर भी पहुंचा सकते हैं, और संगीत के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अब सरल शब्दों में ये दी है, इसको इतनी यहीं तक रहने देंगे, आगे अपन बढ़ते हैं। क्या एक बार पढ़ लें चलो, जिससे और आपको क्लियर हो जाएगी फिर आगे। लेकिन आप लिखना केवल ऊपर की ही, जी आप अगर जिसको मन में हाँ लिखना हो और ज़्यादा क्लियर कर सको तो ये भी लिख लेना। सरल शब्दों में पढ़ेंगे अपन।
सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक यानी वो शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों सार्थक। सार्थक जिसका कोई सार हो, जिसका कोई अर्थ हो, यानी सार्थक जी, ठीक है ना। सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं, यानी जिसका कोई सार हो। आदि मानव अपने, यानी पहले की बात बताई गई है इसमें उदाहरण देते हुए कि आदि मानव अपने मन के भाव एक व्यक्ति यानी एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। संकेत मतलब, संकेत समझते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो हाथ को हिलाकर बुलाते हैं, यानी ऐसे ऐसे हाथ को करते हैं उंगलियों के सहारे, तो व्यक्ति समझ जाता है कि हमें बुला रहा है। अगर किसी पर हमें क्रोध करना है तो आंखें दिखाना, आंखें निकालना और चेहरा लाल यानी गाल फुले लेना, ये क्रोध का संकेत है कि हमें गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों हम समझ रहे होंगे, ऐसा हमारा यानी हमारा मानना है, हमें आशा है कि आप लगभग समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। सही बात है, क्योंकि अपने लिए संकेतों में अपन कहाँ तक समझा सकते हैं, उतना ही जितना समझा मतलब नॉर्मल तरीके से यानी साधारण सरल तरीके से उतना ही समझ पाते थे। लेकिन फिर आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में समझाने के खेल खेले होंगे, यानी जब अपन खेल खेलते हैं तो संकेतों में समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। यानी खेल, आप कोई भी खेल खेल रहे हो, जैसे कि हॉकी या क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसको अब दूसरे खिलाड़ी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो अपन क्या हाथ हिलाकर या सिर हिलाकर संकेत के माध्यम से बताते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, जिससे क्या कि स्टेडियमों में बड़े बड़े खिलाड़ी संकेत के बारे में ऐसे दोनों हाथ हिलाकर बताते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी आवाज़ आती है कि वो उनकी आवाज़ एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक नहीं सुनाई देती। तो फिर वो संकेत के बारे में बताते हैं कि ऐसा मार जिससे यहाँ बॉल निकल जाएगी। तो ये तो एग्जाम्पल था सांकेतिक भाषा का। तो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था। इस सुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनि को ही यानी ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी हमारी भाषा। भाषा केवल दोस्तों ये समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। अगर किसी को परिभाषा करना हो तो वो मैंने ऊपर ही समझाया, वो ही लिख लेना। ये तो मैंने समझने के लिए बता रहा हूँ, वो वीडियो को काट काट के देख लेना, यानी आगे बढ़ाकर देख लेना आगे। और मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। जी तो अगर कोई एक वो समझ में आ गई हो तभी इतनी करना, नहीं शुरुआत में जो भैया बहन पढ़ रहे हो वो उतनी ही लिख लेना और समझ लेना जितनी समझ में आपको आए। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? भास, यानी भाषा शब्द जो संस्कृत धातु के भास शब्द से बना है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। दोस्तों कक्षा में अध्यापक या हमारे प्रधानाचार्य अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात को समझते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी आपको कंप्यूटर क्लास लेते हैं तो आपको क्या बोलकर ही समझाते हैं और आप उन छात्र यानी आप सुनकर उनकी बात को क्या समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और वे उनकी बात सुनकर समझते हैं।
इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर प्रकट करते यानी उनको लिखकर दिखाते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। और फिर आप लिखकर जब बताते हो तो वो, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो पेपरों में आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो फिर वो लिखी कॉपी को चेक करते हैं। तो मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं यानी नंबर देते हैं। तो सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। यानी जो पशु पक्षी बोलते हैं उनकी भाषा नहीं है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों एवं विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, ये समझना बात को। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये भाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, ये भी सही बात है। आचार्य देवनाथ शर्मा जी ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक ऋण ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ 3 बातें विचारणीय हैं। दोस्तों, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं उसी का सार पढ़ रहे हैं। नहीं आप समझो कि जी और इतनी बड़ी कहाँ से आ गई है, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। वो तो मैं केवल समझाने के लिए और उसमें गहरे समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जो ऊपर की है परिभाषा वो ही मेन है। भाषा ध्वनि संकेत। तो भाषा ध्वनि संकेत, ध्वनि भाषा, अपनी भाषा, ध्वनि जैसे का खा, ये ध्वनि संकेत यानी संकेत चिन्हित करना। और भाषा या यादृच्छिक है, वह यादृच्छिक वह रूढ़ी है यानी रूढ़ है। नंबर 1, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ सही हो, यानी सार्थक निरर्थक शब्द पढ़ते हैं ना अपन, जिसका कोई सही अर्थ हो, यानी सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है, यानी संकेत भाषा नहीं है। जैसे कि रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है। रेलगाड़ी देखी होगी आपने, वो हरी झंडी दिखाते हैं गार्ड कि गाड़ी अब खुलने वाली है यानी जाने वाली है। किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। भले ही रेलगाड़ी के जो पीछे से हरी झंडी दिखाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा है, लेकिन ये अपनी हर जगह थोड़ी हरी झंडी दिखाते हैं प्रचलित है। तो इसलिए आगे पढ़ेंगे कि लिख कर भी अपन उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ेंगे आगे। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते हैं। कई लोग समझ पाते हैं, जैसे कई लोग हरी झंडी दिखाने का मतलब कुछ और समझते हैं, और जो सांकेतिक भाषा को जानते हैं तो हरी झंडी को देखकर समझ जाते हैं कि गाड़ी छूटने वाली है। लेकिन कई हमारे लोग जो भाई गांव के होते हैं उनको, कई लोगों को पता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं जानते, लेकिन कईयों को नहीं रहता है पता, तो समझ भी नहीं पाते हैं और ना इनके विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यानी सार यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए।
भाषा। तो जी दोस्तों, आप हमारी वीडियो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको अगर लिखना हो तो इसको वीडियो को रोक रोक कर लिख लेना, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़े देता हूँ आप, ठीक है ना। जो अगर समझाने लायक होगा वो मैं बताऊँगा। नंबर 2, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। जैसे बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इसकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। नंबर 3, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। जैसे औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा, एक भाषा होती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा की ही परिभाषा चल रही है अभी तक। कितने लोगों ने अपने अनुसार भाषा की परिभाषा को बताया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। तो मैंने जो ऊपर बताया वो ही सही है। बार बार कन्फ्यूजन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब मतलब हैं तो ये अपने बहुत काम की ये भी हैं, लेकिन अभी इतनी रोक रोक कर भी लिख सकते, फिर भी आगे बताएं देते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों विनिमय होता है। भाषा नंबर 3, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और ब्रह्म कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। नंबर 4, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे अपन। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। क्या है? शब्द। आप अब आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अपन ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अभी इतना समझ लें अपन कि संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप होते हैं। इसके रूप कितने होते हैं? अनेक होते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है। मतलब वो इशारे भाषा नहीं, क्या है? एक संप्रेषण का रूप है। भाषा के संप्रेषण में दोनों लोगों का होना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति इशारों में किसी को इशारे कर रहा हो और वो अकेला बैठा हो और इशारे कर रहा हो तो उसको कौन समझेगा? इसलिए दो लोग जरूरी हैं, तभी तो उसके इशारों को समझेगा। तो एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषण की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता
द्वारा किया जाता है। वक्ता यानी होता है दोस्तों बोलने वाला, और श्रोता यानी होता है सुनने वाला। जैसे कि मैं वक्ता के रूप में अभी आपको बता रहा हूँ, वो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप श्रोता के रूप में मेरी वीडियो को ग्रहण कर रहे हो यानी सुन रहे हो। तो समझ गए होगे यहाँ तक कि संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह है इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार के कोड हैं। वक्ता और श्रोता के बीच में भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषण करना चाहता है तो वह उच्चरित या मौखिक भाषा का सहारा लेना होता है। यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। और संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता की, तथा जब दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला श्रोता की भूमिका में निभाता है यानी भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता यानी बोलने वाला पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है और कोडीकरण करता है यानी कोडी यानी बदलते हुए बात को कहता, तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है या उस कोड का कोडीकरण करता है। उस वक्ता और श्रोता के बीच में कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो ये दोस्तों वैसे कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना वीडियो को रोककर। और आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत चैप्टर अपना बड़ा है। मानव संप्रेषण तथा अगर हाँ लगे कि आपको और गहरे से पढ़ना है तो मेरे कमेंट में बता देना कि इसका क्या अर्थ है, मतलब कोई शब्द ऐसा चुभ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखकर बता देना। मैं उसका सॉल्यूशन करके दोबारा वीडियो मतलब उसके बारे में बनाऊंगा तो उससे आपको और समझ में आ जाएगी, या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा पर्सनल, समझ लेना। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये है अपना मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण। तो ये क्या होता है? तो प्रेषण सम का मतलब है समान, प्रेषण यानी अपने विचारों का आदान प्रदान। तो यही दिया है कि विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होता है, यानी मानव ही नहीं करता है, प्राणियों के बीच भी होता है। प्राणी यानी जैसे कि अभी यहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो एक दूसरे को बोलकर क्या संप्रेषण कर रही हैं, यानी एक बोल रही तो दूसरी बोल रही है। और अगर कोई बिल्ली म्याऊं कर रही है तो वो दूसरी बिल्ली भी बोलकर क्या कर रही है, संप्रेषण कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही। जैसे कि यहाँ दिया भी है, कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात को क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं। यानी मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरे मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करते हैं। जैसे कोई मधुमक्खी यानी खींच जाती है तो वो क्या संप्रेषित करके अपने दल को बुला लेती हैं, वो उस व्यक्ति पर अटैक कर देती हैं जिस व्यक्ति ने उनको चोट पहुंचाई है। तो ये क्या है, संप्रेषित ही है। तो परंतु मानवेतर संप्रेषित को भाषा नहीं कहा जाता है। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है, यानी मनुष्य मात्र से ही भाषा का संबंध मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के साथ है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है, यानी अपनी
मानव यानी मनुष्य के द्वारा ही यह उत्पन्न हुई है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में, प्रतीक यानी अगर अपनी भाषा नहीं होती तो अपन कोई व्यवस्था कर पाते क्या? प्रतीक यानी व्यवस्था के रूप में एक पॉइंट लेवल की बातें हैं। तो व्यवस्था के रूप में क्या है अपनी भाषा, तो यहाँ अपन पढ़ेंगे। यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनाता है और वाक्यों के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है। देखो, तरह तरह के शब्द बनाए हैं और फिर वो बोलकर, सुनकर, समझकर वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वार्तालाप यानी एक दूसरे बातें करते हैं तो समझते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक और भाषा के इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किताब शब्द का हिंदी में एक अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषी परिचित हैं। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं कि एक किताब लेकर आओ, क्या कहते हैं कि किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, शब्द अपने में वस्तु नहीं होता है, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त यानी रिप्रेजेंट करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक यानी चिन्ह होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तुतः वह संसार में सबके लिए समान होता है यानी होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के रूप में, प्रतीक स्तर पर ही होता है। जैसे किताब शब्द का अर्थ तथा किताब तो संसार में हर भाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही है। कोई उसे बुक कहते हैं या कहता है तो कोई पुस्तक कहते हैं, लेकिन है एक ही। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति त्रिरेखीय होती है। एक ओर वह वस्तु की ओर संकेत करता है तो दूसरी ओर उसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ अपन पढ़ेंगे प्रतीक, अभिव्यक्ति, वस्तु और पशु। जैसे कि प्रतीक क्या है, घोड़ा, उसको अभिव्यक्ति करते हैं हिंदी में, और अश्व ये संस्कृत में बोलते हैं, हॉर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, और कोनी पोलिश भाषा में बोलते हैं। आप सब समझ रहे होंगे क्योंकि आप इतना तो जानते हैं। जो नहीं जानते वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं तो मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण, घोड़ा पशु यानी वस्तु पशु के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व है। ये अपन पढ़ चुके हैं ऊपर ही, तो जिसको लिखना हो वो वीडियो को रोक कर लिख लेना। और ये अपन ऊपर ही हिंदी का इसका सार पढ़ चुके हैं। भाषा एक व्यवस्था के रूप में, भाषा क्या है, एक सिस्टम है। अगर अपनी भाषा नहीं होती तो अपन क्या कर पाते, कुछ चला पाते ना। मोबाइल चलता है तो क्या
भाषा के माध्यम से चलता है ना। और अगर हम कहीं जाते हैं सफ़र करने तो वहाँ पर अनेक प्रकार की भाषा रहती है। जैसे अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, हम और हमारे प्रधानाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए थे। तो वहाँ हमें जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वो अपने 4 धामों में से एक धाम है। तो वहाँ की भाषा उड़ियन है, लेकिन फिर भी अपनी वहाँ पे हिंदी भी दी रहती है। तो अगर हिंदी नहीं दी होती है तो अंग्रेजी भी वहाँ पर लिखा रहता है कुछ। तो हम वहाँ के बारे में अगर कोई पढ़ना होता तो वहाँ की अगर वो उड़ियन भाषा नहीं होती है तो अंग्रेजी में उसको समझ सकते हैं कि ये नंगर है, ये पुरी है। तो PURI, तो ये कौन सी लिपि में लिखा है? रोमन में, है ना। तो फिर और पा में छोटा की पूरा में बड़ी की जे है देवनागरी लिपि में, यानी जी ऐसा समझ सकते हैं। तो जी मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि एक व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब जो होता है कि जैसे हम अपना घर भी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? एक सिस्टम से चलाते हैं ना, एक व्यवस्था ही से चलाते हैं कि हमें ये करना है, इस बात ये बात कह के हमें ये करना है। तो ये सब एक सिस्टम चलता है, व्यवस्था। तो ऐसे ही भाषा का रूप भी एक व्यवस्था के रूप में है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। उपर्युक्त यानी जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। उपर्युक्त का मतलब होता है जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। विवरण यानी जो पूरा सार है। तो यानी उपर्युक्त के विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था है, यानी सिस्टम है। व्यवस्था से तात्पर्य है नियम व्यवस्था। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं, यानी बिल्कुल सत्य बात है। व्यवस्था होगी तो नियम होंगे। नियम जैसे आप अपने विद्यालय में मान लो आपको व्यवस्थाएं दी जाती हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करना होता है कि अपने विद्यालय से हो सके तो जल की भी व्यवस्था बनाई जाती है कि अगर कोई भैया बहन अपने पेड़ों पर पानी भी डालकर वो अपनी व्यवस्था को चलाता है। कोई कंप्यूटर सहायक होता है, कोई मॉनिटर भी बनते हैं, तो अपनी पढ़ाई को आगे बनाए रखने के लिए, चलाने रखने के लिए एक व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो ऐसे ही ये व्यवस्था है भाषा की। तो नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य आदि देखें तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनियाँ किस अनुक्रम यानी कॉम्बिनेशन में मिलाकर शब्द बनाएंगी और किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएंगी। यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए गए हैं। हिंदी के निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। देखो, प्रथम उदाहरण है कमल शब्द। कमल शब्द है, लिखा है। तो देखो, आधा का आएगा प्लस पूरा आ आएगा प्लस आधा माँ आएगा प्लस पूरा आ आएगा प्लस आधा ला आएगा, हलंत लगा है प्लस आ आएगा, तो बराबर मिलकर होता है कमल। ये अपना सही है। का, ला और मो, तो ये भी अपना कलम शब्द बना है, ये भी सही है। अब माँ, इसमें देखो अब इसमें क्या गलत है, क्यों गलत है, अभी गलत समझेंगे। देखो, माँ हलंत लगा है, का में हलंत लगा है, ला में हलंत लगा है, तो माँ का ल ये कोई शब्द ही नहीं बनता है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि मकल कोई शब्द है, फिर भी लिखने में तो ये सही है, लेकिन इसका कोई सार नहीं है। लकम, मकल ये कोई शब्द नहीं है,
इसलिए इनको गलत बताया गया है। दोस्तों लिखने में तो ये सही है, लेकिन पढ़ने में ये हिंदी में कोई इनका सार नहीं, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर के चारों अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए, किंतु सार्थक होने के कारण, यानी सार्थक यानी जो सही हों, वो मैंने बताया था उपयुक्त भाषा में, यानी ऊपर कि इनका सार्थक शब्द हैं, जैसे कमल और कलम, इनका अर्थ होता है, यानी सही अर्थ है, और जी क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना। तो ये दो सार्थक शब्द हैं, यानी ऊपर के चारों अनुक्रम में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से बनाए गए, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम दो तो हिंदी के शब्द हैं, पर निरर्थक होने के कारण मकल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं हैं। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं, ये नियम ही उस भाषा की संरचना को संचालित या नियंत्रित करते हैं, इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा गया है। भाषा को क्या कहा गया है? नियम संचालित व्यवस्था। ऐसे नहीं है कि कछु अकड़म बकड़म भी बना दें और बोल दें और चल जाए, नहीं। भाषा ये अपनी मातृभाषा है भैया। इसको अब आ गया अपना मेन पॉइंट, भाषा के उद्देश्य या भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा के अपने प्रकार कितने हैं? 3। वो ही आ गई, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा, मैं आपको मौखिक भाषा में बोल रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से लिखित भाषा में समझा रहा हूँ। और हाँ, मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था है नहीं कि मैं अब आपकी मेरी भी फ़ोटो आ जाए और मैं उसमें हाथ हिला के बताऊँ, तो वो हो जाएगी सांकेतिक भाषा, यानी मेरी फ़ोटो आके मैं उसमें बताऊंगा कि जी ऐसा, तो वो अपन बोर्ड पर बताते हैं ना, तो वो हाथ को हिला हिला के ऐसे करके तो वो हो जाएगी अपनी सांकेतिक भाषा। तो फिलहाल में अपन यहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे भी अपन को बहुत समझ में आ जाएगी, और आगे चल के अपन फिर उसी माध्यम से बताएंगे जिस माध्यम में आप लोग चाहेंगे। तो अपन ही पढ़ेंगे मौखिक भाषा। दोस्तों मौखिक भाषा की डेफिनेशन मेरे अनुसार या सरल शब्दों में कहें तो यही है कि मुख के द्वारा बोली गई भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं, यानी जो अपन बोलते हैं। और देखो जैसे कि अब यहाँ मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे, दी गई है भाषा क्या लिखा, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ता ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोता ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे कि अपन लोग समझ जानते, कोई अपन प्रोग्राम करते हैं विद्यालय में, तो फिर उसमें जो स्पीच देते हैं वक्ता, तो वो बोलकर और जो सुनते हैं वो आनंद उठाते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? अपनी मौखिक भाषा। और आगे पढ़ेंगे। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि, यानी दूसरे शब्दों में ये परिभाषा ही है, आपको एक आ जाए वो ही लिखना। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो भी अच्छी लगे वो पढ़ना, आप तो जो आपको समझ में आ जाए। मेरा कहने का सीधा सीधा अर्थ है, आप अपने विद्यालय आते हो तो कई रास्ते हैं, आप उसी रास्ते से आओगे जो रास्ता आपको शॉर्ट लगेगा और सही लगेगा, चलने में सुविधा होगी, उसी रास्ते से आप आओगे। तो ऐसे ही ये है, मैं कई रास्ते बता रहा हूँ भाषा के, मतलब एग्जाम्पल। आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना और आप याद कर लेना, और आपने अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेना, लिख लेना, और हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में उसको छाप लेना।
दूसरे शब्दों में हम पढ़ेंगे जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। नाटक भी करते हैं तो नाटक में अपनी मौखिक ही भाषा तो होती है। जो नाटक में दिखाते हैं, नाटक करते हैं तो उसमें राम का पात्र होते हैं तो उसमें बोलकर बताते हैं और देखते हैं लोग तो वो श्रोता सुनते हैं तो वो मौखिक भाषा है। आगे पढ़ेंगे मौखिक या उच्चरित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म से के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। पहले के लोग यही समझते थे कि मौखिक ही भाषा है, ना कोई लिखित है ना सांकेतिक है। सांकेतिक तो थी लेकिन लिखित में नहीं थी। लेकिन भाई ये शब्द अपन बोल रहे हैं तो ये जो अपने प्राचीन इतिहास है तो इन्हीं के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। अभी अपने तथ्य अपने इसमें कुछ नहीं दे रहे हैं। तो पहले के लोग तो यही समझते थे कि मौखिक ही, परंतु यह भाषा प्राचीनतम रूप है। यह भाषा का कौन सा रूप है? प्राचीनतम रूप है, यानी पुरानी बातें हैं। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। सही है। कई लोगों को बोलना आती है, लिखना नहीं आती है। लिखना वही जानते हैं जो पढ़ते हैं और विद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो लिखना सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अधिकतर लोग मौखिक ही भाषा जानते हैं, समझते हैं। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इस प्रकार है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। स्थायी नहीं है, कौन सा रूप है? अस्थायी। नंबर 2, उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। यानी अपन बोल दिए और फिर पता नहीं कि वही शब्द दोबारा बोल पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखित भाषा में ये होता है कि जो अपन ने नोट कर दिया तो वो हमेशा के लिए अपनी रिकॉर्ड में बन गया, यानी अपनी जो लिख दिया तो वो हमेशा के लिए हो गई। और मौखिक में ये है कि आज अपन ने बोल दिया, कल कहीं और कुछ और बोलेंगे, परसों कहीं और, तो ये हमारे बोलने के साथ ही क्या हो जाती है? समाप्त। और जो बोलने नंबर 3 जो वक्ता होता है और श्रोता एक दूसरे के सामने आमने सामने हो तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा ध्यान रखना, अकेले कभी नहीं बोल सकते अपन। जब श्रोता सुनने वाला हो, यानी जो सुनने वाला व्यक्ति हो, उसी के सामने अपन मौखिक भाषा बोलते हैं। नंबर 4 में पढ़ेंगे इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। मूल है और प्रधान। लिखित भाषा दोस्तों देखेंगे, वही बात लिखित में आ गई जो लिखकर समझाते हैं और वो लिखित रूप है। जैसे कि लिखित भाषा नंबर 2 लिखित भाषा पढ़ेंगे। मुकेश छात्रावास में रहता है। उदाहरण दे रहे हैं इसमें कि मुकेश छात्रावास में रहता है। माना कि आप अपने दोस्त का भी नाम ले सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। यानी मैं कुशल हूँ और आवश्यकताएं क्या हैं उसके बारे में बताया। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यानी वो पत्र मुकेश का पहुंचा अपने माता पिता के पास, तो माता पिता ने उनके पत्र को पढ़ा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का कौन सा रूप है अपना भैयों? लिखित रूप है। यह भाषा का अपना है लिखित रूप। तो इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उस लिखित भाषा को पढ़ता है, उसे समझता है, तो वो अपनी होती है लिखित भाषा।
इस प्रकार का वह रूप जिसमें व्यक्ति दूसरे शब्दों में है, ये मतलब अलग बात। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। वही लेकिन ऊपरी कर लेना, आप कन्फ्यूजन ना होना। दूसरे शब्दों में जे लिखित भाषा की परिभाषा दी है। बहुत सारी डेफिनेशन हैं, आप ये नहीं समझना कि एक ही है, अनंत डेफिनेशन है। एक से एक महापुरुषों ने अपनी अलग अलग परिभाषा के रूप में व्यक्ति हैं, लेकिन आप कोई भी पढ़ लेना, लेकिन हाँ इनके अनुसार उनके अनुसार जरूर लिखना कि अगर कोई जिस भी विद्वान ने भाषा की परिभाषा या किसी और की भी परिभाषा दी है तो वो उनका नाम जरूर लिखना। इनके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, इनके अनुसार इनने कहा है कि भाषा की ये परिभाषा है। जी तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आगे दूसरे शब्दों में अपन पढ़ेंगे, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे कि पत्र को क्या लिखकर बताते हैं। लेख, जो अपन पाठ पढ़ते हैं वो लेखकों ने लिखे होते हैं, अब अपने भी लेख लिखते हैं। जो न्यूज़पेपर आते हैं तो पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी होती हैं तो वो भी लिखित भाषा में होती हैं। जीवनी होती हैं वो भी लिखित भाषा में होती हैं। संस्मरण होते हैं वो भी लिखित भाषा में होते हैं। तार भी भेजते हैं तो वो भी अपनी लिखित भाषा में भेजते हैं। आदि यानी और भी हैं, आदि का मतलब होता है और भी। उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बात का है। मनुष्य को जब यह अनुभव होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। यानी एक विद्वान ने सोचा होगा कि आज जो अपन मौखिक भाषा बोल रहे हैं, कल क्या पता है कि जी मौखिक भाषा अब आज अपन ने बोल दी, कल समाप्त हो गई, यानी जो बोला वो तो निकल गया। कल आने वाली पीढ़ियाँ 100 साल बाद पीढ़ी अगर आएगी तो उन तक मेरी बात को पहुंचाना है तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तभी तो महापुरुषों ने सोचा है कि हमें लिख कर रख जानी है तो जिससे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। जैसे कि उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा रामचरितमानस, जो रामायण को संस्कृत में थी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके श्री रामचरितमानस लिखा। तो आज भी अपन पढ़ते हैं बड़े आनंद के साथ। तो जी क्या विद्वान थे, जी भविष्य जानते थे कि आने वाला भविष्य में ये होगा और ये उनको अभी से बता देना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ संभली रहें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन गहरी बातों में थोड़े बह जाते हैं यानी निकल जाते हैं, तो अब आगे पढ़ेंगे। अतः हम मौखिक भाषा को स्थायी प्रदान करने हेतु उच्चरित प्रतीकों के लिए चिन्ह का विकास होगा। जैसे कि अब और जी तो मैन तो अपन पढ़ चुके हैं, अगर लिखना हो तो आप लिख लेना। लिखित भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। हाँ, यह भाषा विशेषताएं जरूर पढ़ ली हैं। यह भाषा स्थायी होती है और नंबर 2, इस भाषा में हम अपने भाव विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल अपन लिखित भाषा में अगर रख दे तो वो अनंत काल तक जो लिख के रख दें तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं और अपनी बातों को समझ सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। यह नहीं कर सकता क्योंकि वक्ता आमने सामने हो। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। हम अकेले में भी अपनी भाषा को लिख सकते हैं और आने वाले समय तक उसको जिंदा रख सकते हैं। तो इसमें वक्ता की श्रोता की ज़रूरत नहीं होती है। श्रोता यानी सुनने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 4, इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण हैं जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है।
दोस्तों, तो इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती है। यानी जो लिखना नहीं जानता तो ये मत उसको अपन समझेंगे कि ये भाषा नहीं जानता, वो भाषा जानता है बट यानी लेकिन वह लिखना नहीं आती, लेकिन उसको भाषा तो आती है, क्योंकि मौखिक भाषा भी है, लिखित भाषा भी है और संकेत के माध्यम से भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हो जाता है कि उसको भाषाओं के प्रकार आने लगेंगे, जैसे लिखित आने लगी तो लिखित के प्रकार। अब जैसे नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे भाषा का नहीं आती है। किसी व्यक्ति कोई भाषा आती है, इसका अर्थ वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात को यानी संप्रेषित कर लेता है। सांकेतिक भाषा दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं, यानी पढ़ तो अभी गहरे में पढ़ेंगे, लेकिन अपन कुछ शब्द सांकेतिक भाषा के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन अब और विस्तार से पढ़ेंगे। संकेत होता है यानी हाथ हिलाकर, गुस्सा करना, आंखें निकाल कर, यानी हप कर देना, और हाथों से ढिसुम करके अपन कहते हैं कि हम लड़ने जी, ऐसे हाथ हिला के हाय बाय, ऐसे जी सांकेतिक हो गई। तो जिन शब्दों के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों सांकेतिक भाषा, वीडियो अपनी लंबी खिंच गई है लेकिन कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में जब इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी जो इशारों में बात कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संकेत। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करता है, सिपाही मूक मधिर व्यक्तियों का वार्तालाप कर आदि। यानी चौराहे पर खड़ा व्यक्ति हाथ ऐसे कर लेता है, यानी वो पुलिस वाले जो रहते हैं तो वैसे हाथ लगा देते हैं और फिर यानी रुकना, इसका संकेत होता है रुकना। और ऐसे सीधे कर देता है तो आप निकल जाओ, यानी वो जैसे कि हरी बत्ती जलना और लाल बत्ती जलना, जी क्या हो गए? सांकेतिक चिन्ह है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जा सकता, यानी इसका ज़्यादा वो नहीं। भाषा की प्रकृति, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है, यानी प्रकृति यानी प्रारंभ से। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों हैं। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह है, सदा प्रभावित होती रहती है। नीर यानी जल। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा करते हैं। देश काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बांटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से, और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह है वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। जिस तरह अपने शरीर के अंग हैं उसी तरह ये भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। अब दोस्तों वीडियो लंबी होने जा रही है लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ना आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए। तो जैसे कि अपन बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से लोग क्या है कि थोड़े कम थकान होती रोक लेते हैं, फिर पढ़ लो। तो ऐसे ही होता है कि आप
कम कम करके ये लिखित रूप है, हमेशा के लिए अपना रिकॉर्ड में तो रहेगा, इसलिए अपन को इसे क्लियर करना है। भले ही आप कम कम करके रुक रुक के फ्री समय में पढ़ लेना। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियां दोस्तों, बोलियां अब जो मुख्य चैप्टर है, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती हैं उसे बोली कहते हैं। अब दोस्तों लंबी वीडियो होने जा रही है, लेकिन फिर भी बोलियां जो परिनिष्ठ तो कर लें। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। सीधी बात दोस्तों, जैसे कि हम अपने घर में बोलते हैं और परिवारजनों में बोलते हैं तो वो अपनी क्या है, बोली। जैसे मैं माँ नाय कहता हूँ, तुम कहाँ जा रहा है, तुम तैया जाओ, हम तैया जा रहा है, तो जी क्या है, मेरी बोली है। जी कौन सी बोली है? बुंदेलखंडी बोली है। तो इनका प्रयोग हम अपने घर में करते हैं। तो किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, यानी जैसे भोजपुरी, मगधी, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि और बुंदेलखंडी हमारी आदि। जैसे कि दोस्तों ये बोल रहे हैं घास पात की तरह जन्म लेती हैं और लुप्त हो जाए, लेकिन क्या है कि कुछ बोलियां ऐसी होती हैं जो हमें चिरजीवंत बनाए रखती हैं, जैसे बुंदेलखंडी बोली। परिनिष्ठ भाषा उसे कहते हैं, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज वो परिनिष्ठित भाषा बन गई। जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों दिया है, जो खड़ी बोली है अपनी वो क्या पहले बोली थी, अब वो क्या परिनिष्ठित भाषा बन गई, जिसका उपयोग पूरे भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर वह राजभाषा या राष्ट्र भाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी भाषा। ये क्या है? सौम्य का सार एक ही है, परिनिष्ठ भाषा उसे कहेंगे दोस्तों। जब अपन कोई अपनी घर में भाषा बोल रहे हैं और इसको अपन लेखन के माध्यम से अपन कविताओं में अपनी भाषा को लिखते हैं तो धीरे धीरे ये भाषा व्यापक रूप ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है। तो इसको नेता लोग भी बोलने लगते हैं, अभिनेता भी लोग बोलने लगते हैं, कथावाचक भी बोलने लगते हैं। तो जो व्यापक रूप ले लेती है तो वो अपनी क्या प्रचलित हो जाती है, तो उसको फिर परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। मेरे अनुसार ये बात थी। अब अपनी राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली या समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। वही बात है। तो राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है। दूसरे शब्दों में कहेंगे वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चीनी है, जापान की जापानी है, रूस की रूसी है आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोग द्वारा यानी प्रयोग में लाई जाती है, बोली जाती है। भारत की लिपि। अब आप आगे दोस्तों, लिपि कौन सी लिपि किस बां में लिखी जाती है? तो लिपि का अर्थ है लीपना, पोतना, यानी अपने विचारों को, अपने भावों का लीपना अथवा लिखना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है।
दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि अपनी देवनागरी लिपि है। ये दोस्तों बहुत ध्यान में रखना, हर जगह पूछते हैं। ये अपनी देवनागरी लिपि, हिंदी और संस्कृत अपनी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, और पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी। जैसे कि अनेक लिपियां हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, सही बात है। तो दूसरी और कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, देवनागरी लिपि में मीरा घर गई, उसको रोमन लिपि में ऐसे लिखा कि मीरा घर गई, यानी MEERAGHAR और GAY और HAI है। तो इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं दोस्तों? हिंदी, मराठी, एक बार इसको मतलब अपन अंडरलाइन करेंगे, जे लिखी जाती हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं अपनी कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। तो देवों की नगरी की भाषा वो देवनागरी हो गई, अपने शब्दों में समझ सकेंगे हम। तो देवनागरी का विकास कौन सी लिपि से हुआ? जी और मेन पॉइंट है, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी ही नहीं गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, यानी उल्टे हाथ की ओर से लिखा जाता है, सीधे हाथ की ओर लिखते हैं। और देवनागरी यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
यानी उर्दू हमेशा उल्टी लिखते हैं। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और जीव दी गई हैं। तो देखो भाषा और लिपियाँ तो दिए जा रहे हैं, जैसे कि देखें भाषा और लिपियाँ हैं। नंबर 1 हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो जी अपनी कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी में। और रोमन लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो ये अपनी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी लिपि में केवल जो पंजाब राज्य में बोली जाती है वो गुरुमुखी लिपि होती है। उर्दू भाषा में अरबी, फारसी और उर्दू ये अपनी फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। नंबर 5 रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियम ये रूसी लिपि में लिखी जाती हैं। और नंबर 6 बंगला में बंगला लिपि में लिखी जाती है। उड़िया लिपि में लिखी जाती है। असमिया लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ से लेकर आ इ उ ऊ ए ऐ, आ इ उ ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ जी कौन से हैं? अपने स्वर हैं देवनागरी लिपि के। ये मात्राएं फिर इनकी खड़ियों के रूप में दें। अब महाजी अनुस्वार। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि तथा ब्रह्मलिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मलिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल सारता और प्राचीन देवनागरी के रूप में होगा वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिम तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास हुआ है। तो प्राचीन देवनागरी लिपि में पश्चिम प्राचीन देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी और महाराष्ट्री नागरी। और पूर्व में पूर्वी प्राचीन देवनागरी में उत्पन्न हुई कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। संक्षेप में ब्रह्म लिपि से जो वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। उत्तर शैली में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि में पूर्व नागरी में मैथिली, कैथी, नेवारी, बंगला, असमिया आदि। तो ये दोस्तों लिख लेना, जिसको लिखना हो और भी नहीं जो लिखना हो तो वो अभी समझ लेना, और मेन फैक्ट जो समझ में आ रहा है वो अपने नोट कर लेना। दक्षिण लिपि। वीडियो अपनी ज़्यादा हो गई है। मातृभाषा आ गई है। बस थोड़ा ही हो रहा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। दक्षिण शैली देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आ इ ई उ ये मात्राएं व्यंजन के साथ जोड़ी जाती हैं, और की मात्रा व्यंजन के पहले की मात्रा व्यंजन के ऊपर, मात्रा के नीचे लगाई जाती हैं। और अम और आहा विसर्ग ये अनुस्वार हैं। अब जिनके लिए अपन को और गहरे से पढ़ना होगा, जो कभी और अगली वीडियो बनाएंगे, फिलहाल में इतना समझ लो। और नंबर 4 स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी भी कहते हैं। जैसे क, का, की, कु, के, कई, को, कम, का। इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। का में छोटे आ की मात्रा का में बड़ा की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटा की मात्रा कु, का में बड़ा की मात्रा कु, का में एक की के, का में आई की मात्रा लगी सो कई, का में ऊ की मात्रा लगी सो को, का में ऊ की मात्रा लगी सो कऊ, का में अम की मात्रा लगी सो कम, का में आहा की मात्रा लगी सो कहा। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। जैसे ऐसे। नंबर 5
और डा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दारा बिना खड़ी पाई व्यंजनों और शेष व्यंजन जैसे का, खा, गा, घ, चा खड़ी पाई व्यंजन हैं जी, यानी जी सही है। सामान्य सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है जो धा, झा और भाग में कुछ तोड़ दी गई है। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता है तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं रहता, स्वर यानी स्वर आ से आ तक, तो तब उसमें मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे का और तामिलासो कक्त त्य ताव या त्य काल कल क्ल। और जब एक व्यंजन नंबर 7, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्क, चक्क, का, पत्ता, गत्रा, सम्मान जैसे मिलकर बनते हैं। अब अपनी आ गई मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो जन्म जब बालक का होता है तो सर्वप्रथम जो माँ के द्वारा सीखी गई भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। चाहे वो जैसे कि जो बालक हिंदी भाषी परिवार में जन्मा हो तो उसकी भाषा हिंदी मातृभाषा है, और जो बालक पंजाबी परिवार में जन्मा है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी है। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए। तो मातृभाषा जे इसमें जे दिया गया है। और मातृभाषा की परिभाषा, तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है, वही उसकी मातृभाषा है। जी शुरू में जे एग्जाम्पल दिया है। जैसे माना कि खनूर लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भगत सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। और जबकि एक साक्षी शर्मा हैं जो उनका जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वो हिंदी बोलते हैं, तो वो पंजाबी व हिंदी क्रम उसकी मातृभाषा है। तो जी अपन ने पढ़ लेती है प्रादेशिक भाषा। तो दोस्तों प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। यानी जो जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसकी प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे अपनी प्रादेशिक भाषा हिंदी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोस्तों जो देश में तो बोली जाती है और दूसरे देश में भी बोली जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों में द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अपनी हिंदी भी लगभग अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उसको दर्जा नहीं है क्योंकि वो लगभग जो अपने भारतीय वासी हैं वो मतलब दूसरे देशों में मिलकर जाकर रह रहे हैं तो वो भी कहीं हिंदी बोलते हैं, लेकिन अभी अपनों को तो हिंदुस्तान में ही दर्जा नहीं मिला है, तो फिर दूसरे देशों की क्या बात करना। राजभाषा दोस्तों, राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। यानी जो सरकारी कामकाज होते हैं देश के जिस भाषा में होते हैं तो वो उसकी देश की राजभाषा है। जैसे अपने देश की हिंदी अंग्रेजी दोनों राजभाषा को मान्यता दी गई है। मानक भाषा दोस्तों, मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में अनेक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे अब ये मानक भाषा है। जैसे गई मानक भाषा का रूप है। ठंड अम की बिंदी लगा दी, अंत अमानक रूप है। जैसे वास जैसा लग रहा है लेकिन ये खा है तो मानक भाषा का रूप है। शुद्ध ये भी मानक भाषा का रूप है। तो चलो दोस्तों अपना लगभग चैप्टर भाषा का हो गया है, और जो भी समझ में नहीं आई हो तो वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो व्हाट्सएप पर भी लिखकर बता सकते हैं। लगभग मेरा उद्देश्य अभी तो थोड़ा जल्दी था क्योंकि आप तक हिंदी भाषा पहुंचाना, तो जिससे
आपको हिंदी भाषा का ज्ञान हो। और अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और फास्ट से शेयर कर दो अन्य ग्रुपों में, और जिससे और भैया बहन तक अपनी भाषा का ज्ञान यानी भाषा की जानकारी मिल सके। ऐसे तो देखो अनेक प्लेटफॉर्म हैं भाषा के, लेकिन फिर भी जो जिसको जिस माध्यम से जहाँ जिसका वो कहते नहीं है दाना पानी, जैसे ऐसे ही जिसकी वो लिखी है तो वो उस तक बात अपनी पहुँच जाए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जय हिंदी जय भारत।